रूस ने किस तरह से अमेरिका को शतरंज के खेल में जिस तरह से आप मात देते हैं, कुछ उस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान के मैदान में मात दे दी है। सीधा टू द पॉइंट बात की जाए तो केवल इतना है कि दुनिया का पहला देश बन गया है रूस। पुतिन बाबा पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने तालिबान में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम के देश को मान्यता दे दी है। अब उल्टा कहते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्वीकार ली है और इस सत्ता स्वीकारते ही दुनिया भर में पहला देश जिसने अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान मान लिया है, वो देश बन गया है रूस। और रूस में जिन तालिबानियों की सत्ता है, उस सत्ता को आधिकारिक सत्ता मानने का जो काम कर दिया है, वो भी पुतिन बाबा ने कर दिया है। इससे ज्यादा बड़ा झटका इनके लिए नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? हालांकि डिटेल में तो मैं पूरा इतिहास आज आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, क्योंकि पिछली बार यही थे जो जाते समय कहकर गए थे कि तालिबान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लो, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लो। अमेरिकी सैनिक इनके चलते बाहर निकले थे, अफगानिस्तान छोड़कर गए थे। 20 साल के संघर्ष के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान से हार कर गए थे। जिस अफगानिस्तान में 20 साल तक इन्हें उधम मचाया, आज उस अफगानिस्तान को तालिबान के शासन में स्वीकार करके रूस ने इस शह और मात के खेल में अमेरिका को पटकनी दे दी है। रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन मामले में अमेरिका को अभी तरह से परेशान किया हुआ है, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन यह है कि जिन तालिबानियों ने अमेरिका को पछाड़ा था, आज उन्हीं की सत्ता को रूस ने स्वीकार कर लिया है। और सत्ता को स्वीकार करते हुए तालिबानी झंडे को मॉस्को में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, वहां पर लहरा दिया गया है। अफगानिस्तान में जो रूसी एम्बेसी है, वहां पर आधिकारिक रूप से देशों के दस्तावेज एक्सचेंज हो गए हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो अब तक की इन घटनाओं से अनभिज्ञ हैं, हो सकता है वो इस बारे में जानकारी ना रखते हो, वो कह रहे हो कि सर अफगानिस्तान में तो कई साल से तालिबान का शासन है। जी हां, आप बिल्कुल सही हैं। भारत भी तालिबान के साथ संपर्क में है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, तमाम दुनिया के देश हैं, लेकिन किसी ने भी तालिबान को अधिकृत रूप से अफगानिस्तान का रूलर नहीं माना है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, तालिबान के द्वारा दिए गए अफगानिस्तान के नए नाम को स्वीकार नहीं किया है। इवन आज भी भारत की एम्बेसी, भारत में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, उस एम्बेसी पर झंडा पुराना वाला लगा है। आज भी उस पर नाम एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नहीं है। वो बात सही है कि दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान के साथ तालिबान की सत्ता के साथ ही वार्ता में हैं। हाल ही में हमारे विदेश सचिव की वार्ता भी हम आप लोगों ने सुनी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन हम मान नहीं रहे आधिकारिक रूप से। क्यों नहीं मान रहे? कि लीड कौन ले, पता चले अमेरिका इस बात पर गरज जाए कि तुमको कैसे हिम्मत हुई, मेरे छोड़े 4 साल हो गए, अब तक कोई देश इसे मान्यता नहीं दे पाया। विचारणीय तथ्य है, जो अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, आस पड़ोस में सारे देश इस्लाम मानने वाले भरकर बैठे हैं, एक भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को स्वीकारा नहीं। और पुतिन इस फटी स्थिति में भी, जब हर तरफ से उन्हें चारों तरफ से विरोध ही विरोध देखना पड़ रहा हो, अमेरिका का प्रेशर झेलना पड़ रहा हो, अमेरिका की धमकियां कि अगर रूस से व्यापार किया तो 500% तक भारत और चीन को टैरिफ झेलना पड़ जाए, इन तमाम अटकलों के बीच में ये निकल कर आते हैं और कहते हैं कि सुनो अफगानिस्तान, मैं अचानक भूल गया था, तुम भी थे ना, चलो तुम्हारी सत्ता को मान्यता देते हैं। वाह साहब वाह। और जब ये वाह बात होती है तो साहब सुर्खियां तो बनती हैं। सुर्खियां बनती हैं कि रशिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। ये खबर अपने आप में बड़ी खबर कंसीडर की जा रही है। ये खबर इतनी बड़ी खबर है कि ये आने वाले समय में इन्हें बहुत परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो इन्होंने आते ही तालिबान में छोड़कर भागे हथियारों को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 2021 में जब अमेरिकी निकलकर जा रहे थे अफगानिस्तान से, तो वो वेपन्स भी साथ लेकर नहीं गए। हालांकि उस समय उसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि ये हथियार यहीं इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि ये लोग लड़ लड़ के मरते रहें।
ट्रंप आए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो इन्हीं हथियारों से अमेरिकियों का शिकार करेंगे। ऐसे में ट्रंप ने आते ही इनसे कहा कि तुम्हें हमारे यूएस मिलिट्री वेपन्स लौटाने होंगे। बाइडेन ये गलती कर दिए थे, वो हथियार तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे हथियार लौटाओ। तालिबान ने कहा हम हथियार नहीं लौटाएंगे, और अगर मांगा ना तो उन्हीं हथियारों से तुम्हें मारेंगे। ये खबरें आप जो देख रहे हैं ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 महीने पुरानी है। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान की तरफ से थ्रेटन्ड अमेरिका अब और ज्यादा तंग होगा। किनके प्रयासों से? इनके प्रयासों से। कारण आपके सामने है, विस्तार से आज आपको इतिहास बताने वाला हूं, क्योंकि जब मैंने शतरंज नाम दिया है तो शह और मात का वो खेल बताने वाला हूं कि कैसे अमेरिका और रूस, जब सोवियत रूस हुआ करता था तब से कोल्ड वॉर एरा से एक दूसरे के साथ इस अफगानिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्या है इस अफगानिस्तान में कि ये लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं? कोल्ड वॉर के दौरान भी ये बैटलफील्ड क्यों बना हुआ था? उसने जो आधिकारिक मान्यता दी है, ऐसा करके वो दुनिया का पहला देश तो बन गया है, और ये अपने आप में एक साहसिक कार्य भी है। लेकिन इस साहसिक कार्य के साथ में जो जितनी चुनौतियां इतिहास से जुड़कर आई हैं, वो आज की विषय वस्तु है। आप यहां पर ये आप यहां पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो तालिबान की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो, और साथ में ये जो व्यक्ति हैं, शायद आप इनको पहचान पाएं, इन्हीं के साथ में, मैं इनका नाम मुत्तकी नाम है, अब मुझे ध्यान आ गया, मुत्तकी के साथ में रूस के जो अधिकारी हैं, उन्हें आधिकारिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हुए आप देख सकते हैं। रशिया के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया गया। रशिया के द्वारा मुत्तकी के बगल में लगा हुआ जो ये झंडा है ना, ये झंडा अपनी एम्बेसी पर पहनाया गया। इनके द्वारा बयान आता है कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है मॉस्को में, उस पर तालिबान का झंडा इस तरह से फहराया गया। अल अरेबिया न्यूज चैनल ने इसे कवर किया, हमने वहीं से आपके सामने उठाकर यह जानकारी दी है। हम आपको बता रहे हैं कि एक तरीके से आधिकारिक रूप से, यह बीबीसी न्यूज में भी बताया गया है कि रूस पहला ऐसा देश बना है जिसकी एम्बेसी पर तालिबान का झंडा लहराया है। अब आप पूछेंगे यह क्या मतलब हुआ तालिबान का झंडा? दुनिया में जितनी भी जगह दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, अगर इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो उस एम्बेसी पर भी भारत का झंडा लहराता है। जो एम्बेसी होती है वो उस देश का ही स्थान माना जाता है, वहां पर उस देश का लॉ चलता है। जैसे अमेरिकी एम्बेसी जो इंडिया में है, वहां पर अमेरिका का कानून अंदर उस दीवारी के अंदर चलता है, वहां पर उनका झंडा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये झंडा लगा हुआ यहां देख सकते हैं। रूस ने यह काम करके अपनी तरफ से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की बात कही है, और ऐसा होने के बाद में तालिबान तो निश्चित खुश है, लेकिन चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये अब लाइन से इसे मान्यता देने के लिए आगे आ जाएंगे। इस मान्यता के चलते ही दुनिया भर में एक्सेप्टेंस मिलने लगेगा। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न हो सकता है कि अल्टीमेटली मान्यता मिलने से ऐसा होता क्या है? देखिए, आज कोई भी कंट्री तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे बैठता हो, भारत जैसे ब्रिक्स में है, एससीओ में है, यूएन में है, ऐसे ही अफगानिस्तान को भी दुनिया के बहुत से मंचों पर होना चाहिए। लेकिन जब से इस्लामिक अमीरेत ऑफ अफगानिस्तान बना है, दुनिया उसे मान ही नहीं रही। वो कह रही है अफगानिस्तान पुराना वाला ही है और तुम लोग जबरन बैठे हुए हो, यहां पर अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई है, जनता ने तुम्हें अपने शासन में स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हारी सत्ता को नहीं मान रहे। ऐसे में अफगानिस्तान पहचान के अभाव में चल रहा है। पुराना अफगानिस्तान तो चल रहा है, यहां की सत्ता में बैठे हुए तालिबानियों को केवल कब्जाई दुनिया मानकर चल रही है कि कब्जा करके बैठे हैं ये लोग, सत्ता अभी तक किसी के पास नहीं है। जब जनता चुनाव करेगी तब जाकर जो सरकार बनेगी उसे मान्यता देंगे। सब लोग बस इसी स्टैंड बाई पर डले हुए हैं। रूस ने इस बीच में चाल चलते हुए जो तालिबान इतने साल से अफगानिस्तान को 4 साल से लेकर चल रहा है, उसे ही मान लिया कि भाई तुम ही हो करता धरता और तुम ही हो इसके संचालक, मानते हैं तुम्हें, अब नया नाम भी हम मान लेते हैं। नए नाम मानने से क्या है, हो सकता है कि आने वाले समय में रूस द्वारा बनाए गए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, उनमें अफगानिस्तान को मान्यता दिला दी जाए। हो सकता है कि रूस के द्वारा बनाए जा रही जो ट्रॉयकाज हैं, एससीओज हैं, इन सब के अंदर उठा करके अफगानिस्तान को भी दिलवा दिया जाए कि इस्लामिक अमीरेट ऑफ तालिबान या इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान आगे से इसका मेंबर कंट्री होगा। ऐसा होते ही अफगानिस्तान अपनी बातें मंच पर रख पाएगा। आपको याद हो तो भारत के साथ भी इनकी वार्ताएं हुआ करती थी। उन वार्ताओं में, जिन्हें सार्क समिट कहा जाता था, वहां पर भारत अफगानिस्तान को इनवाइट करता था। अब जब से तालिबान आया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, वैसे ही संबंध विच्छेद चल रहा है, तो हम ऐसे में बिम्स्टेक करके काम चला ले रहे हैं। सार्क को हमने हाशिए पर डाला हुआ है। एक समय जब हामिद करजई हुआ करते थे, तब हम अफगानिस्तान को बढ़िया अच्छे से वेलकम करके बुलाते थे सार्क के अंदर। लेकिन जब से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, सार्क का पूरी तरह से प्रासंगिकता समाप्त
हो गई, हम बिम्स्टेक के बहाने काम चलाने लगे। कुल मिलाकर के अब ये देश दुनिया के कई संगठनों में हो सकता है आने वाले समय में दिखाई देने लगे, क्योंकि रूस इनके लिए प्रयास करता दिख सकता है। अब जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह शहमात का खेल है और इस शहमात के खेल में रूस ने अमेरिका को पछाड़ा है, तो इसकी कहानी निश्चित ही आप जानना चाहें। अब ऐसे में आपको मैं कहानी बताने के लिए तो पूरा इतिहास निकाल के ला सकता हूं, उस समय से जब ब्रिटिशर्स ने भी इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप मैप पर इसे याद करें तो पहचानेंगे कि भारत से अगर उत्तर पश्चिम की तरफ आप चलें तो भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे लगकर बैठा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के दक्षिण में बैठा है ईरान, और अफगानिस्तान के उत्तर में बैठे हुए हैं तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये जो तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, सोवियत रूस, जो कि 1991 तक एक ही देश था, 1991 में 15 देशों में टूटा, और उन्हीं 15 में से तो ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश बनकर के आए थे। आर्मेनिया, अजरबैजान, उधर की तरफ यूक्रेन, उस तरफ में स्लोवाकिया, ये सब बाल्टिक जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी उसी से बनकर के आई थी। तो ऐसे में लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सब कंट्रीज उस समय पर बन के आई थी। कहने का मतलब यह है कि यूएसएसआर संयुक्त रूप से 1991 तक बहुत पावरफुल देश हुआ करता था। उसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगा करती थी। सोवियत रूस से ब्रिटिशर्स को पहले भी बड़ी दिक्कत रही है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय भी अंग्रेज अफगानिस्तान पर कब्जा ही इसलिए किए थे ताकि भारत तक सोवियत रूस ना पहुंच जाए। वो अफगानिस्तान को कब्जाने के लिए अफगानिस्तान के कबीलों के साथ जाकर संघर्ष किए। 3 बार अंग्रेज और अफगान का युद्ध हुआ है। और भी अगर पुराने इतिहास में चलें तो आप जानेंगे कि भारत का मौर्य काल का जो समय था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को हराकर अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाया था, और इसका प्रमाण भी मिलता है। यहां पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। आज भी यहां के जो अवशेष हैं, बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं, वो बामियान में बुद्ध के आज भी मिलते हैं। यानी कि अफगानिस्तान में बुद्धिज्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। मौर्य काल जो था उसमें अफगानिस्तान भारत के साथ हुआ करता था। सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से भारत की यहां तक रीच हुआ करती थी। लेकिन समय बीतता गया, यहां पर आक्रांताओं का प्रभाव पड़ता गया। मध्यकाल का जो समय रहा उस समय अफगानिस्तान निरंतर रूप से अवनति की ओर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो इन ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया से बचाने के लिए प्रयास किया, और इसके लिए 3 बार जंग लड़ी। 3 बार की जंग में फाइनली जो युद्ध हुआ, 3 बार की जंग में पहले कंट्रोल स्थापित हुआ, फिर हट गए, फिर कंट्रोल हुआ, फिर हट गए। 1919 में जाकर के स्थिति बनकर आई कि यहां पर एक लाइन खींच दी गई जिसे डूरंड लाइन कहा गया, और उस डूरंड लाइन के बाद तय हुआ कि अफगानिस्तान एक तरह से अलग रहेगा और बाकी बचा ब्रिटिश भारत अलग रहेगा, जिसमें पाकिस्तान और आज का भारत शामिल था। कुछ इस तरह से लाइन खींच दी गई जो आज भी एग्जिस्ट करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बन करके। एक तरह से अफगानिस्तान को अपनी स्पष्ट सीमा 1919 में अंग्रेजों के प्रयास से बनी, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के माध्यम से। ठीक है साहब, अब ये जो कहानी है, इस कहानी में आगे चलते हुए चूंकि हमें यूएसएसआर तक पहुंचना है, अमेरिका तक पहुंचना है, इसलिए मैंने मध्यकाल का जो इसका इतिहास है संघर्ष का वो हटा दिया। कभी आप चाहेंगे तो उस पर अलग से सेशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम अफगानिस्तान में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के काल में एंट्री कर रहे हैं। अब ये वो दौर था जिस समय पर दुनिया में अमेरिका, यूएसएसआर और तमाम प्रकार के जो औद्योगिक क्रांति के देश थे ये बहुत तेजी से उठकर आ रहे थे। इसी समय पर अफगानिस्तान में राजशाही की शुरुआत होती है। एक राजा बनकर आते हैं जो 54 साल तक यहां शासन करते हैं। ये शाह परिवार के थे और इनका नाम था राजा मोहम्मद जहीर शाह। ये 1973 तक यहां पर शासन किए। 54 ईयर, 1919 से लेकर 1974 तक यहां पर एक ही परिवार का लंबा शासन रहा। एक तरह से कहा जाए तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा ही शांति का काल था। लेकिन साहब बीमार हो जाते हैं। राजा बीमार होते हैं, इलाज के लिए इटली जाना पड़ता है। इटली जब ये जाते हैं उस समय इनके एक सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है दाऊद खान। और दाऊद खान नाम से ही बदनाम, ये दाऊद खान तख्ता पलट कर देते हैं और खुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। मतलब ये समझिए कि ये वो दौर था, जैसे ही 1973 का ये तख्ता पलट होता है तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान में शांति नहीं आई है। 1973 के अंदर दाऊद खान यहां के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होते हैं। हेडलाइन बनती है कि प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद ने अपनी नई सरकार बना ली है। दाऊद खान ने जनता से वादा किया कि अब वो नया संविधान लाएंगे, लेकिन जनता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। हालांकि इन्होंने अपने द्वारा एक सिंगल पार्टी सिस्टम कायम करने का प्रयास किया।
अपने दम पर सत्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन इनके खिलाफ 1978 में एक क्रांति जन्म ले लेती है और इस क्रांति का अगुवाई कर रहे थे नूर मोहम्मद तारिकी। अच्छा, थोड़ा सा टाइम मैच करते जाइए। नूर मोहम्मद तारिकी 1978। अब थोड़ा सा यही विराम लेते हैं, थोड़ा साइड में चलते हैं। अफगानिस्तान के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है ईरान। ईरान में अगर आपको याद हो तो रजा पहलवी की सरकार है। ये वही रजा पहलवी हैं जो अमेरिका और इजराइल की मदद से ईरान के आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं। आपको ध्यान हो तो ईरान इजराइल के संघर्ष में मैंने रजा पहलवी की कहानी आप लोगों को सुनाई थी कि क्यों ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन बने थे। हमने इसे अंकित अवस्थी ऑफिशियल पर अलग से भी डाला हुआ है, आप वहां पर भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम में 1979 से पहले हैं, क्योंकि 1978 का कालखंड है ये, 79 से पहले, क्योंकि 79 में ईरान में धार्मिक क्रांति हो जाती है और उसके बाद में खुमैनी की सरकार आ जाती है। लेकिन 1978 तक जब यहां पर तारिकी क्रांति कर रहे थे मोहम्मद तारिकी, उस समय ईरान में भी अमेरिका के प्रभाव वाला एक व्यक्ति था रजा पहलवी, जो आधुनिकीकरण की काम कर रहा था। बस ये जो तारिकी है ना, ये अफगान जनता के लिए एक समर्थन जुटाने का काम करता है और क्रांति में कामयाब हो जाता है, जिसके चलते दाऊद खान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ता है। नूर मोहम्मद तारिकी सत्ता हाथ में लेते हैं, अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और तब ये यूएसएसआर के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, उत्तर में बैठा है अफगानिस्तान, जो थोड़े और उत्तर में सोवियत रूस के सानिध्य में है। दक्षिण में, अफगानिस्तान के दक्षिण में बैठा है ईरान, जहां रजा पहलवी जो कि अमेरिका समर्थक हैं। लेकिन 79 में यहां पर तख्ता पलट होता है। कहां? ईरान में। ईरान में तख्ता पलट होता है आधुनिकीकरण के खिलाफ और इधर नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तानियों को नए आधुनिकीकरण के दौर में प्रवेश करा देते हैं। ये अफगानिस्तान में कई तरह के स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज बनाने का प्रयास करते हैं, महिलाओं की आजादी की बात करते हैं। कहा जाए तो अफगानिस्तान के सबसे प्रोग्रेसिव लीडर कहलाने लगते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अफगानियों से कहा कि हम अपना ड्रेसिंग सेंस बदलेंगे, हम लोग हैंडसम लगेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, हम अच्छे से रहेंगे। सोवियत रूस के उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। ये सोवियत से इतने प्रभावित होते हैं कि साम्यवाद, जो ये कहता है कि अमीर और गरीब नहीं होने चाहिए, उनके बीच का भेद खत्म हो जाना चाहिए, उसी को मानते हुए ये अमीरों से धन लेकर गरीबों में बांटना शुरू करते हैं, अमीरों से जमीनें छीन करके गरीबों में वितरित करना शुरू करते हैं और तारिकी आधुनिकीकरण की कोशिशों में महिलाओं की आजादी का प्रयास करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फिर से कायाकल्प होता है, ध्यान से देखिए। ईरान में अमेरिका फेल मार गया है 1979 में। अब उसमें एक बौखलाहट है कि यहां हम फेल मार गए और अफगानिस्तान में यूएसएसआर अपने तरीके से आदमी को लेकर चल रहा है। जिस ईरान में अमेरिका इस बात पर नाराज था कि धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, यही अमेरिका उत्तर में अफगानिस्तान में घुसता है और जो लोग तारिकी के आधुनिकीकरण, देखिए तारिकी का आधुनिकीकरण अमेरिका से तो मैच कर रहा था, लेकिन विचारधारा में चूंकि साम्यवादी था, बस अमेरिका को रास नहीं आया। अमेरिका ने इसके उलट अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे कबीले ढूंढे जो कबीले इसके आधुनिकीकरण के खिलाफ खड़े हो सकते थे या महिलाओं के खिलाफ खड़े हो सकते थे, महिलाओं के खुलेपन के खिलाफ हो सकते थे। अमेरिका ने उन्हें फंड करना शुरू कर दिया। एक तरीके से कहिए तो जो तारिकी काम करना चाह रहे थे, उस काम को अफगानिस्तान के अंदर ही एक प्रकार का विरोध दिखाना शुरू कर दिया। अफगानी मुसलमान भड़कने लगे, तारिकी के प्रयासों को अब अफगानिस्तान के लोगों ने आधुनिकीकरण के नाम पर धर्म के खिलाफ मान लिया और इस काम को करने में और कोई नहीं, CIA यानी कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी काम कर रही थी और उसने तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया था। अमीन की मदद से अमेरिका नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित कर रही थी। हर जगह जहां जहां देखिए, अभी ईरान में ये पिटाई खाकर आए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में यही दाव जो अफगानिस्तान ईरान में जहां खुद फेल मार
मारे वही अफगानिस्तान में खुद चल रहे हैं। और इसी बीच में अमेरिका ने इस तारिकी की सरकार को हटाने के लिए और इस अमीन की सरकार को बनाने के लिए अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और इसी ट्रेनिंग में मुजाहिद बनाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जाने लगी। पाकिस्तान आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप ताजा नहीं है साथियों, यह उस दौर से पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप 1979 से बना हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपने साथी देशों में से सऊदी के लोगों को भी कहा, कुछ लड़ाकों से कहा कि जाओ और तारिकी की सत्ता को हटाओ। और इसी दौर में ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंचने की बात निकल कर आती है। अर्थात ओसामा बिन लादेन जो ओरिजिनली था सऊदी से, लेकिन वो अफगानिस्तान कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि ये सारा किया धरा सीआईए का था, जो कि तारिकी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऐसे में जो भी लोग धर्म के साथ थे, यानी कि इस्लाम क्या चाहते थे, तारिकी के आधुनिकीकरण के विरोध में थे, आधुनिकीकरण को काटने के लिए सीआईए ने तमाम प्रकार से धार्मिक कट्टरता को हवा दी और वो लोग जो धर्म के नाम पर जिहाद कर सकते थे उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया गया। और इसी क्रम में ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान आते हैं, अल-कायदा अफगानिस्तान में एंट्री कर जाता है। अफगानिस्तान में कई और कबीले थे जो गुटों में रहा करते थे और उन्हीं गुटों के अंदर छात्र, जिन्हें आप तालिब कहते हैं, वो सोवियत संघ के खिलाफ होने शुरू हो चुके थे। बहुत से छात्र संगठन ऐसे थे जो अमेरिका के इस भड़काए आंदोलन में एक तरह से सोवियत रूस के खिलाफ होते चले जा रहे थे। इस पूरे काम से यह तय हो चुका था कि नूर मोहम्मद तारिकी लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। नूर मोहम्मद तारिकी छात्रों के खिलाफ हो जाने के कारण बड़े असहज हो रहे थे। इसे ऐसे समझिए जैसे आज के बांग्लादेश में शेख हसीना को इसलिए भागना पड़ा क्योंकि आवाम तो मुस्लिम ही थी, शेख हसीना भी मुस्लिम थी, लेकिन आवाम में जो छात्र थे वो चच्चा के कहने पर भड़क गए थे। चच्चा ने यह समझाने का प्रयास किया कि देखो, शेख हसीना आप लोगों को बिगाड़ रही है, आप लोगों को बेच रही है, शेख हसीना भारत के साथ है। तमाम प्रकार से जो बरगलाने का काम किया अमेरिका के कहने पर, वैसा ही काम उस समय अफगानिस्तान में हुआ। उस समय के जो ये अमीन नाम का जो व्यक्ति था, हफीजुद्दीन अमीन, इसे तारिकी के खिलाफ खड़ा किया गया, छात्रों को इसके साथ क्रांति में लगा दिया। यही छात्र तालिब थे, यही तालिब तालिबान था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब इसी बीच में नूर मोहम्मद तारिकी, जैसे भारत से शेख हसीना, बांग्लादेश से शेख हसीना यहां आई हैं, ऐसे ही नूर मोहम्मद तारिकी यहां से फ्लाइट लेते हैं और सोवियत रूस चले जाते हैं किसी काम से। जब वो सोवियत संघ जाते हैं, इस बीच में पूरी तरह से यहां पर खेला बदल दिया जाता है। यह अमीन सीआईए के साथ मिलकर के तख्ता पलट की तैयारी कर चुका होता है। तारिकी जैसे ही लौट कर आते हैं, अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तारिकी इधर से गए हैं सोवियत रूस। सोवियत रूस उन्हें कहता है कि आपका जो विदेश मंत्री है वो बिक चुका है, सीआईए ने उसे पलटा दिया है, आपके खिलाफ आंदोलन कोई और नहीं अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी कर रही है। इस बात को जब पता चलता है तारिकी को, तो तारिकी को कहा जाता है कि जाइए और जाते ही हफीजुद्दीन अमीन को हटाइए। तारिकी ये बात सोच करके सोवियत रूस से अफगानिस्तान लौटते हैं तो सपरिवार उन्हें वहीं मार दिया जाता है। परिवार पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस बात से, ये पूरा परिवार जब इनका खत्म होता है और खत्म होते ही अमीन अपनी सत्ता काबिज करने लगते हैं, इस बात से सोवियत संघ नाराज हो जाता है और गुस्साया हुआ सोवियत संघ 1989 में अपनी थल सेना के सहित वायुसेना को साथ लेते हुए अफगानिस्तान में हमला बोल देता है। और इस हमले में उद्देश्य होता है कि इस अमीन की सत्ता को हटाना है। और अमीन की सत्ता को हटाने के लिए सोवियत रूस 1989 में अफगानिस्तान में बलपूर्वक प्रवेश कर जाता है कि तुमने मेरा बिठाया आदमी कैसे हटाया। और सोवियत रूस का इस तरह से एंट्री करना लोगों को रास नहीं आया। कारण समझते हैं। देखिए, तारिकी आधुनिकीकरण कर रहे थे, लेकिन यह आधुनिकीकरण इस्लाम को मानने वालों को पसंद नहीं आ रहा था। पसंद नहीं आ रहा था, उनमें से तालिबानी लड़ाके भी थे, तो अल-कायदा भी था। तो ऐसे बहुत से गुट थे जो इस्लाम के नाम पर तारिकी को हटाना चाहते थे। तारिकी तो मार दिए गए, लेकिन अब वो गुस्सा जो इतने सारे लोगों ने ट्रेनिंग में ले लिया है, ओसामा से सीख लिया है, उसका करते क्या, उसका उपयोग हुआ रशिया के खिलाफ। रशिया ने जैसे ही 1989 में तारिकी के खिलाफ अमीन को मारने के लिए पूरी स्ट्रेटजी रची, जैसे ही सोवियत के टैंकर अंदर घुसने शुरू हुए, क्योंकि जस्ट ऊपर तो सोवियत था, जैसे ही टैंकर अंदर की तरफ घुसना शुरू हुए, लोग सोवियत रूस के खिलाफ हो गए। कहा कि तुम तो ईसाई हो
और हम मुसलमान हैं, तुम हम पर आकर के हमला कैसे कर सकते हो? यह धर्म युद्ध में बदल गया और यह भड़काया हुआ खेल सारा CIA का था। सोवियत रूस की यहां दाल नहीं गली। 1989 में हुआ है यह हमला और 1991 में तो सोवियत रूस 15 देशों में बदल ही गया। यानी सोवियत रूस यहां पर अपने पैर नहीं जमा पाया। वो आया था जिसे मारने, उसे मारने में कामयाब रहा। बाकायदा सोवियत रूस ने यह कहा कि मैंने तारीकी के समय पर एक एग्रीमेंट किया था कि अगर कुछ भी होगा तो मैं रक्षा के लिए आऊंगा, मैं इसलिए आया। 8500 सैनिक लेकर के रूस अंदर एंट्री करता है और बाकायदा इस अमीन को मार गिराता है और अमीन को मार करके अफगानिस्तान के अंदर एक और नेता को नए सरकार का प्रमुख नियुक्त कर देता है कि लीजिए इस व्यक्ति को सरकार के अंदर बिठाइए। सोवियत रूस के द्वारा नया सत्ता परिवर्तन और उस अमीन की हत्या, ये सब काम हो रहे होते हैं, लेकिन मुजाहिदीनों को यह पसंद नहीं आ रहा होता है कि तुम हमारे देश में घुस करके ईसाई होकर के हम पर कैसे राज करने आ जाते हो। यह धर्म युद्ध था और इस युद्ध में सोवियत को लौटना पड़ा। 1991 तक आते आते सोवियत पूरी तरह टूट चुका था और सोवियत की सेनाएं परास्त होकर के अफगानिस्तान से लौट रही थी। उस समय का दर्द, सोवियत रूस का जो दर्द है, वो पुतिन के कहीं जहन में था। जो तालिबान सोवियत को यहां से भगाया था, वही तालिबान अपना एक लीडर पा लिया था और उसका नाम था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर वो व्यक्ति है जिसने अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में सौंपी। तालिबान बोले तो छात्रों का संगठन। यह मुल्ला उमर ही था जिसने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के साथ वफादारी निभाई। ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर अफगानिस्तान के अंदर सत्ता चलाने लगे। खेला सही चल रहा था, लेकिन जिनके मुंह खून लग चुका था, अब वो अपना विरोधी ढूंढ रहे थे। सोवियत रूस निकल जरूर गया था, खुद के संघर्ष से पीड़ित था, लेकिन यह समझाने में कामयाब हो गया कि अरे मूर्खों, ये वही देश है CIA, ये वही है अमेरिका जो ईरान में इसलिए निकला है, ईरान से बाहर इसलिए आया है क्योंकि इसे इस्लाम पसंद नहीं था और यहां आकर के तुम्हारे हित की बात कर रहा है। यह बात जब ओसामा को समझ में आई, ये बात जब तालिबान को समझ में आई, तो ये अपने आप में इस बात के लिए तैयार हुए। सोवियत रूस ने भड़काया कि बेटा तुम्हारा उपयोग हुआ है, तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है और इस इस्तेमाल का जाओ और अमेरिका के खिलाफ उपयोग करो। बस क्या था, खेला हो बे। हुआ क्या, 9/11 का हमला हुआ। आतंकियों के द्वारा जो हमला अमेरिका पर हुआ, वो अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। आप सभी जानते हैं 9/11 का हमला जो 2001 में हुआ, जिसने अमेरिका को पूरी तरह हिला दिया। अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे द्वारा पाले गए ये लोग मुझ पर ही हमला करने आ जाएंगे और मुझ पर हमले के पीछे की बड़ी वजह इनके अंदर पनपी मेरे ही खिलाफ नफरत होगी, क्योंकि ये लोग मेरे ही पैसे पर पले, मुझसे ही ट्रेनिंग लिए, मेरे ही कहने पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए, सऊदी में ट्रेनिंग लिए, जहां तहां ट्रेनिंग लिए और ट्रेन होकर के हवाई जहाज हाईजैक करके मुझ पर ही गिरा दिए। अमेरिका 2001 में अपने ही ट्रेन किए हुए लोगों को मारने के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर देता है। 2001 से लेकर के 2021 तक 20 साल में ना तो तालिबान खत्म हुआ और ना ही अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन। 20 साल का संघर्ष रहा। ओसामा पाकिस्तान में मारा गया, अफगानिस्तान में नहीं। अफगानिस्तान में तमाम वो प्रयास जो इन्होंने किए कि हम तालिबान को खत्म कर देंगे, अलकायदा को मिटा देंगे, वो अफगानिस्तान में पनपी गुरिल्ला टैक्टिक के चलते अमेरिका को लगातार मात देते गए। अमेरिका ने भी आकर अपने पसंद के लोगों को यहां सत्ता में बिठाया और उन सत्ता को लोगों ने स्वीकार भी किया, कहा कि यहां लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। लेकिन अमेरिका फाइनली अपनी ही बात पर हार गया, क्योंकि सोवियत रूस अब जो रूस के द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो कहीं ना कहीं इनमें खुरपेच कर रहा था कि बेटा जाओ और इन्हें उखाड़ने का काम करो। काम ऐसे ही चला, काम चला। यहां पर कई सरकारें बैठी, उन सरकार को तालिबान ने टिकने नहीं दिया। परिणाम जो है वो आपके सामने है। परिणाम यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलना पड़ा और तालिबान के हाथों सत्ता सौंपनी पड़ी। तालिबान के द्वारा सत्ता अधिग्रहण का ये जो समय है, ये 2021 का है। तब से लेकर अब तक तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पर शासन किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के डर के चलते इस सत्ता को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की हार थी, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान के सामने अपने आप को खड़ा नहीं पाया। बस यहीं से तालिबान के अंदर का जो तालिब है वो निकल कर आता है और रूस उसे फिर से आश्रय देकर कहता है कि सुनो,
बहुत बढ़िया किए, अब तुम्हें हम देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं। विचार करिएगा, ये वही तालिबान है जिसने सोवियत रूस को निकाला था, ये वही तालिबान है जिसने अमेरिका को निकाला था, और आज ये वही तालिबान है जिसे सोवियत रूस का प्रतिनिधि रूस कहता है कि सुनो बहुत बढ़िया, हम तुम्हें देश की मान्यता देते हैं। क्या आपको शतरंज का ये शह और मात का खेल समझ में आया? और अगर आपको ये कहानी समझ में आई तो अब आप समझ गए होंगे कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता और कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, और इस मित्रता और शत्रुता में शह और मात केवल अपने अपने हितों के साथ चल रही होती है। जो लोग धर्म के ऊपर झगड़ रहे होते हैं वो किसी के हाथों झगड़वाए जा रहे होते हैं। ये खेला कुछ और है बाबू भाई, उम्मीद है कि समझ में आ जाए इन्हें भी, और जब ये समझ में इनको आ जाए तो दुनिया में शांति की आप उम्मीद पढ़ लिख कर जियोपॉलिटिक्स कर सकते हैं। जान